स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी। कई दावे किए और कई वादे भी किए। तो अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के इन दावों और इन वादों में कितना दम। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने लाल किले पर दूसरी बार झंडा फहराया, अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा, सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा किया, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया। दिखाते हैं आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या अहम बातें कही लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने। मेरे देशवासियों, आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। यह आपको मैं कहने आया। 15 महीने हो गए आपने दिल्ली में जो सरकार बिठाई है, उस सरकार पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भाइयों बहनों, हमने सत्ता में आने के बाद हम तो नए हैं। अब तक 1818 केस हम दर्ज करा चुके हैं और अफसरों के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की। हमारे देश में 2005 में पीएमएलए का एक कानून बना। उस कानून के तहत 10 साल में 10,000 करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, 10 साल में जो 10,000 करोड़ हुआ है, उसमें 4,500 करोड़ रुपया पिछले 10 महीने में हुआ है। तो आखिर बड़ा सवाल यह कि मोदी के दावों में कितना दम। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आरपीएन सिंह साहब मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आरपीएन सिंह साहब, पूरा मॉनसून सत्र आपने इसी वजह से हंगामे की भेंट चढ़ा दिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आरोप आप सरकार पर लगाते रहे। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा मौन मोदी हो गए हैं। लीजिए, आज लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करारा जवाब। कांग्रेस संतुष्ट है इस जवाब से? अब सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भ्रष्टाचार दीमक के जैसे पूरे देश में फैल गया है और इंजेक्शन लगाने की जरूरत है और हर जगह इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 1800 अधिकारियों पर हमने कार्रवाई की है, पर क्या उनको व्यापम में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है? 50 लोगों की हत्या कर दी गई उस घोटाले को रोकने के लिए, उसमें उनको घोटाला नहीं दिखता है। ललित गेट, ललित मोदी जो काले धन का प्रतीक बन चुका है, उस पर उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। देश को उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे स्पष्ट रूप में कहा कि देशवासियों के लिए कानून भ्रष्टाचार के लिए अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी गलती करेगा उसको क्लीन चिट मिलेगा, पर और कोई करेगा उस पर कार्रवाई करने का काम ये सरकार अवश्य कोशिश करेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुना आपने, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर ये दोहरी नीति बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की। जो मापदंड जो देखिए, वैसे तो ये स्वतंत्रता का पर्व है और यह समय बहुत राजनीतिक वाद विवाद के लिए मैं उपयुक्त नहीं मानता हूं। इसलिए जिन विषयों का उल्लेख आरपीएन सिंह साहब ने कहा, उसके बारे में हम पिछले लंबे समय से मीडिया में डिस्कशन कर रहे हैं, संसद में डिस्कशन हुआ है। उनके बारे में तकनीकी बिंदुओं पर न डिस्कस करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो भी आरोप लगते हैं, यदि वो तथ्यात्मक हैं अथवा वो आवेगात्मक हैं, यानी वाइल्ड हैं या सब्सटेंटिव हैं, इसका निर्णय इस आधार पर होता है कि आरोप 3 में से किसी एक स्तर से जरूर आने चाहिए। जैसे हम लोग अपने जमाने में करते, एक, या तो किसी ऑडिट एजेंसी ने संकेत दिया हो, नंबर 2 किसी जांच एजेंसी ने किया हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, नंबर 3 या किसी न्यायिक प्रक्रिया में से कोई संकेत आया हो। अभी तक जिन भी विषयों का उन्होंने उल्लेख किया, उसमें कहीं पर भी इन तीनों में से कोई भी संकेत
नहीं आया, जबकि इसके ठीक विपरीत इनके शासनकाल में हम लोगों ने जिन जिन विषयों को उठाया था उसमें इन तीनों में ही संकेत नहीं, स्पष्ट रूप से दोषी करार दिया गया था, चाहे सीएजी की रिपोर्ट रही हो 2G के मामले में, और चाहे सर्वोच्च न्यायालय ने कोल आवंटन के मामले में सीधे कहा हो कि आपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को दिखाया, गलत किया, गलत हलफनामा, और उसके बाद उसने कहा फाइलें मांगी तो फाइलें खो गई। इसलिए इन दोनों विषयों की तुलना कदापि उचित नहीं है। तीनों में से किसी भी तकनीकी स्तर पर कोई साम्य दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, देखिए मैं भी बहुत वाद विवाद में नहीं पड़ूंगी और सीधे सीधे रिएक्शंस हम ले रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। दूसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं, कालाधन का मुद्दा, जिसे लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जाता रहा कि आखिरकार 15 लाख रुपए जो आने थे सबके खाते में, वो 15 लाख रुपए कहां रह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कालेधन पर बनाए कानून का जिक्र किया आज। मोदी के मुताबिक अब लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो बाहर अपना काला धन ले जा सकें। मैं जानता हूं ये काला धन का हमने कानून बनाया है, उसके कारण बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को मुसीबत दिखाई दे रही है। काला धन थोड़ा डाइल्यूट हो, थोड़े नियमों में छूट आ जाए, इसके लिए हमारे तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। घोर कानून बना दिया, कोई कहता है ऐसा काला कानून बना दिया, इसके कारण अफसरों का जुल्म बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, कभी कभार जब बीमारी बड़ी भयानक होती है तो ऐसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, और जब इंजेक्शन लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है साइड इफेक्ट होगा, लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर है कि साइड इफेक्ट झेलने के बावजूद भी इसी दवा से मुक्ति मिलेगी। मैं आज ये कहना चाहता हूं, वो साइड इफेक्ट की तैयारी के साथ भी काले धन के खिलाफ कठोरता से काम लेने की दिशा में हम आगे बढ़े। आरपीएन सिंह साहब, काले धन को लेकर सख्त कानून, यहां तो आप पीठ थपथपाएंगे ना मोदी सरकार की? नहीं, काला धन तो 15 लाख आने से रहा, पर जैसे कि त्रिवेदी जी ने कहा कि उनके उद्बोधन में स्वतंत्रता का पर्व है, तो मैं भ्रष्टाचार इन चीज़ों पे, बस जो उनके भाषण पे मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ इन चीज़ों से आगे बड़े तर्क मेरे पास हैं, पूरा समय निकल जाएगा, पर उनके सिर्फ उद्बोधन पे मैं आज कहना चाहूँगा, दो तीन चीज़ कहना चाहूँगा। पिछले वर्ष उन्होंने बहुत जोरदारी से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में चर्चा की थी। आज 1 साल बीत गया और स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी रह गई। इस 1 साल में किसानों के साथ क्या गुजरी है पूरे देश को देखने को मिला। 2 चीज़ों उन्होंने किसानों के लिए आज अपने उद्बोधन में कहा। एक तो कहा कि यूरिया मिलेगा, तो आज 15 महीने में यूरिया के लिए किसान पिटते रहता था, कम से कम उन्होंने यूरिया दिलवाने का आश्वासन दिया। और दूसरी चीज़ है, किसान खुद हूं तो एक किसानों के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा ऐलान किया, जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर हम बदल देंगे, किसानों का गन्ने का पेमेंट अवश्य मिल जाएगा, एमएसपी जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है सर, देखिए किसानों के मुद्दे पर भी मैं आगे आऊंगी, उस पर उन्होंने जो कहा उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल काला धन का मुद्दा, इस पर हम बात कर रहे हैं जी। काला धन उन्होंने कहा था इलेक्शन में, उन्होंने जो कहा था कि 15 लाख सबके खाते में आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं अपने आप कह दिया वो जुमला था। तो हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन में वो कहते हैं वो अलग बात होती है, और जो सरकार में आने की बात होती है वो दूसरी बात होती है। तो काले धन का एक जो उन्होंने सपना देश को दिखाया था वो एक जुमला रहकर रह गया है। तो मैं समझ सकता हूं उस पर ज्यादा चर्चा करने की बात नहीं। सुधांशु जी, 15 लाख जिस तरीके से जुमला बनकर रह गया, कहीं सख्त कानून भी बस किताबों में ही तो नहीं रह जाएगा, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, काले धन के मामले पर हमारी सरकार की नीति, हमारी सरकार की मंशा और हमारी सरकार के कदम बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमने पहला कदम कैबिनेट में जो क्या किया था, काले धन पर एसआईटी गठित करना मई के महीने में। दूसरा, हमने अगस्त सितंबर में स्विट्जरलैंड से बातचीत करके उनसे अनेक प्रकार की स्तरीय वार्ताओं के द्वारा
कई सारे कंसेशंस प्राप्त करने में सफलता हासिल की, जिससे कुछ जानकारियां मिली। दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में G20 की समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ही इंसिस्टेंस पे काले धन का विषय G20 के प्रस्ताव में सर्वसम्मत रूप में आया और फिर हमने कड़ा कानून बनाया, जिसके विषय में प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ा कड़ा कानून बन गया है। अब आप ये सोचिए कि इस एक वर्ष में जो लोग हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप बस इतना ही कर पाए कि SIT गठित कर पाए और कड़ा कानून बना पाए, और जिस प्रकार के प्रतीकों की वो बात कर रहे हैं, उन प्रतीकों का नाम लेकर हमारी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो लोग जिन पे ये आरोप है कि वो ले जाके सीधे रख दिए थे, वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप सिर्फ इतना ही कर पाए। ये तो वही उदाहरण लगता है, एक कहावत जो है जिसको शब्दशः न लेंगे, मेरा उद्देश्य कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहते हुए कि देखिए नहीं मैं ये कह रहा हूं उस पर तो कहावत लागू होती है, होने की सलाह देते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अगले बिंदु पर। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनकी नजर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी थी। मोदी ने कहा कि बिना पूर्वी राज्यों के विकास के देश का विकास संभव नहीं है। भारत का अगर विकास करना है तो पूर्वी हिंदुस्तान के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। भारत का पश्चिमी छोर यही अगर आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता। हिंदुस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश ताकतवर बने, हमारा बिहार ताकतवर बने, हमारा पश्चिम बंगाल ताकतवर बने, हमारा आसाम, हमारा उड़ीसा, हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये भूभाग हिंदुस्तान का ये ताकतवर बनना चाहिए। चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी। सुधांशु जी, अब इसी साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, अगले साल पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या माना जाए ये चुनाव नजदीक है, इसी वजह से पूर्वी भारत की याद आ रही है और इसी वजह से पूर्वी भारत का जिक्र लाल किले की प्राचीर से? नहीं, देखिए इस पे मैं मतभेद रखूंगा। आप ध्यान करिए, यह प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने अनेक चुनाव पूर्व भाषणों में इस बात का उल्लेख किया था कि भारत का पश्चिमी छोर और जो पूर्वी छोर है, इन दोनों में एक भारी आर्थिक असंतुलन है और जब तक हम इस असंतुलन को दूर नहीं करेंगे, पूरे भारत का प्रभावी विकास संभव नहीं है। क्योंकि एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेजों के आने से पहले पूर्व का इलाका, जिन इलाकों का उल्लेख उन्होंने किया है, बहुत प्रॉस्परस इलाके थे। तो कहीं ना कहीं हमारे गुलामी के काल की एक लीगेसी पड़ी हुई है, जिसका कि अब 21वीं सदी में निराकरण आवश्यक है। इसलिए इसको मैं एक व्यापक परिदृश्य से देखता हूं। अगर आप ऐसे कहें तो उड़ीसा में तो कोई चुनाव नहीं होने वाला, उत्तर प्रदेश में तो अभी कोई चुनाव 1.5 साल की बात है। आरपीएन सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आरपीएन सिंह साहब, जातिवाद के जहर की भी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से सांप, जहर, ये तमाम शब्द जो हैं वो बिहार की राजनीति में खूब गरमाए और अब तो आप लोगों का महागठबंधन भी हो गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में तमाम हमारे राज्यों से 4 प्रांतों का नाम लिया, जिसमें 3 तत्कालीन इलेक्शन जमे जाने वाले हैं। उसमें बिहार है, असम है, वेस्ट बंगाल है। और उन्होंने कहा कि हमें इन प्रांतों को मजबूत करने की जरूरत है। बिहार, वो इलेक्शन में गए थे, लोकसभा के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार को बदलने का काम करेंगे। 15 महीने हो गए, बिहार के लिए उन्होंने कोई एक ऐसा काम कर दिया हो जिससे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न इंडिया में मजबूती आई हो। बिहार में उन्होंने कोई पैकेज दिया हो। 7 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार रही। बिहार पे फोकस अवश्य है क्योंकि चुनाव है। प्रधानमंत्री जी के भाषण हमेशा जहां प्रांत होते हैं वहां अच्छे भाषण होते हैं, पर कम से कम अब तो प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लिए कोई पैकेज दे दिए होते, कुछ कार्य कर दिए होते 15 महीने में, तो कुछ आसानी होती। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों को हालांकि उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री आज कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन मोदी ने इस बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः 1 रैंक 1 पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है।
हम चाहते हैं, अंतिम दौर में ये दार तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोज रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं। सुधांशु जी, ये तो बड़ी शिकायत है ना मोदी सरकार से कि पूर्व सैनिकों को इतना नजरअंदाज, इतना मायूस क्यों कर रही है मोदी सरकार? देखिए, पूर्व सैनिकों के संदर्भ में दो चीजें आती। एक है वन रैंक वन पेंशन का स्पेसिफिक विषय, दूसरा है पूर्व सैनिकों और सैनिकों से जुड़े हुए विषय। आप किसी भी दल के बारे में धारणा बनाएंगे तो पूरे परिप्रेक्ष्य से बनाते हैं। पहले मैं वन रैंक वन पेंशन पे बताता हूं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किए हुए हैं और निर्णय अंतिम चरण में। आपको ध्यान हो, एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम निर्णय लगभग करने ही जा रहे थे कि उसी समय किसी अधिकारी ने कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। इस कारण से वह प्रक्रिया फिर थोड़ी सी जटिलता में हो गई। हाँ, ये बात सही है, पूर्व सैनिकों का ये कष्ट, जो कि दशक दर दशक जो लोग सत्ता में रहे और ये चीज नहीं हो पाई, उस कारण से समस्या है। और दूसरी बात, सैनिकों का सामान्य सम्मान कि रक्षा मंत्रालय और जो वित्त मंत्रालय है उसी के बीच ये फाइल चक्कर काट रही है। इसे लेकर भी साल भर से ज्यादा हो गया है। और ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम पद के उम्मीदवार बने थे 2013 में, पहली रैली जो थी वो रेवाड़ी में हुई थी, पूर्व सैनिकों की वो रैली थी। खैर, आरपीएन सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सिंह साहब, जब आप लोग सरकार में थे तो आपने भी इस मुद्दे को इसी तरीके से लटकाए रखा, वही मोदी सरकार भी कर रही है। पहले तो मैं जो घटना कल हम पूरे देश ने देखी, पूर्व सैनिकों के साथ जिस तरह लाठी बरसाई गई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूर्व सैनिक को अपने ही देश में, स्वतंत्र भारत में लाठी उन पर न बरसे। और वो भी एक स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर उन पर लाठी जिस तरह बरसाई गई, बहुत ही निंदनीय थी। और मैंने जैसे कहा कि मैं समझ सकता हूं कि ये दृश्य हमें फिर देखने को, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे दृश्य देखने को न मिले, क्योंकि सैनिकों की वजह से ही हमारा देश स्वतंत्र आज भी रहता है। अब रही बात वन रैंक वन पेंशन की, कांग्रेस पार्टी ने इस पेंशन में बढ़ावा 2006 में दिया था, 2009 में दिया था, और 2013 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी तब हमने इसको पास किया था। पर हमें तो सत्ता से अब निकाल देने की बात हो गई, हम तो सत्ता में नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह काले धन पे वादा किया था, उन्होंने कहा था मेरी सत्ता आते हुए हम वन रैंक वन पेंशन देंगे। आज उन्होंने तो ये है ना, ओआरओपी के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो सैद्धांतिक तौर पर तो तमाम सरकारें तैयार नजर आती है इस मुद्दे पर, लेकिन लागू कोई नहीं कर पा रहा है। तो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा भाषण, और ऐसे में प्रधानमंत्री के इस भाषण में जो दावे किए गए उनमें कितना दम, इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से। अब बात करते हैं एक और मुद्दे की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण के जरिए उठाया। प्रधानमंत्री ने छोटी सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने की बात कही है। मोदी के मुताबिक इससे बेवजह उम्मीदवारों को परेशानी झेलनी पड़ती है। भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र है नौकरी। गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता है कि बेटे को नौकरी मिले। जब नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो नौजवान किसी को ढूंढता है कि भाई मेरा रेलवे में इंटरव्यू आया है, टीचर में इंटरव्यू आया है, प्यून का इंटरव्यू आया है, ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाओ। मैंने अभी तक ऐसे मनोवैज्ञानिक नहीं देखे हैं कि 2 मिनट का इंटरव्यू करे और मनुष्य को पूरा जांच ले। मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें, मेरिट के आधार पर दें। देश में से भ्रष्टाचार जो गरीब आदमी को परेशान करता है उससे उसको मुक्ति मिलेगी। तो छोटी नौकरियों से इंटरव्यू ही खत्म कर देना चाहिए। आरपीएन सिंह साहब, ये आइडिया प्रधानमंत्री मोदी का कैसा लगा? देखिए, नौकरियां एक बहुत बड़ी दिक्कत आम आदमियों के लिए इस देश में बनते जा रही है। जिस तरह का भ्रष्टाचार नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में हम रोजाना तमाम प्रांतों से पढ़ते हैं, जिसमें आपने देखा मध्य प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला हुआ
और सिर्फ मध्य प्रदेश में व्यापम जैसे घोटाले नहीं हैं। जिस प्रांत से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में, वहां भी कितने घोटाले नौकरियों को लेकर रोज उजागर होते हैं। प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री जी को कोई भी कानून ऐसे बनाए जिसमें नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार बंद हो, जो योग्यता प्राप्त लोगों को नौकरियां मिले। मैं समझ सकता हूं ये एक अच्छा कदम होगा, पर भाषणों के माध्यम से होना बहुत मुश्किल है। इसके जड़ पे जाना चाहिए। और अगर सरकार कोई इस तरह का रास्ता निकालती है, जो लड़के शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, योग्यता के मानक को प्राप्त करते हैं, उनको अवश्य नौकरी मिलनी चाहिए। वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन पर सबको मिलकर देश के नौजवानों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है और शैक्षिकता वातावरण बढ़ाने की आवश्यकता है।